एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू परशम। आई एम पूजा। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जो अभी न्यूज़ में है और काफ़ी चर्चा में है और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आए। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो ये जीएस पेपर 2 के साथ डायरेक्टली जो है वो लिंक हो जाता है ये टॉपिक। तो आज हम आपको बताते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अब नेक्स्ट सीडीएस कौन होगा, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी पोस्ट है और पहली बार भारत में सीडीएस को अपॉइंट किया गया था 2019 में। और अब यहाँ पर जब हमारे जनरल विपिन रावत जी की डेथ हो गई है तो उसके बाद वहाँ पर एक वैक्यूम है। तो उस वैक्यूम को कैसे फिल किया जाएगा, क्या पॉलिसीज़ हैं या फिर क्या क्राइटेरिया होता है सीडीएस के लिए, वो बातें डिस्कस करेंगे हम। दूसरी बात हम ये करेंगे कि हिस्ट्री क्या थी सीडीएस की, कब से ये सीडीएस की बात हो रही है, कौन कौन से कमिटीज़ बनाई गई थी सीडीएस के फॉर्मेशन के लिए। तीसरी बात हम यहाँ पे करेंगे कि ये जो हेलीकॉप्टर था ये बोला जाता है कि भारत का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर था, जिसमें हमारे वीवीआईपीज जो लोग होते थे, जो डेलीकेट्स होते थे, प्राइम मिनिस्टर भी इसी हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। क्या इसकी खास बातें हैं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ अभी मतलब कुछ सालों में क्या मेजर क्राइसिस हुए हैं या क्रैशेस हुए हैं इन हेलीकॉप्टर्स में, कौन कौन से हेलीकॉप्टर अभी रिसेंट में क्रैश हुए हैं उनके बारे में एक नज़र डालेंगे। और अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर आज हमें इतनी बातों को डिस्कशन करना है। तो बिल्कुल विदाउट टाइम वेस्ट हम शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम की वेबसाइट पर विजिट करके आप आज की क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप आपको टाइमलाइन क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग ने न्यूज़ में देखा होगा कि डेथ ऑफ द सीडीएस रावत लीव्स अ वैक्यूम एट द टॉप लेवल ऑफ द मिलिट्री हायरार्की। तो क्योंकि तीनों जो हमारी सेनाएं होती हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इन तीनों आर्मीज़ के जो चीफ होता है या जो हेड होता है, इन तीनों को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो तीनों सेनाओं का जो हेड माना जाता था वो सीडीएस था। और अभी जो विपिन रावत जी उनकी डेथ के बाद यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो देखते हैं हम यहाँ पे जनरल विपिन रावत जो है वो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे और 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तमिलनाडु के कुन्नूर में और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। और इनके साथ साथ जो 12 पर्सन और थे, उनकी वाइफ भी उसमें इंक्लूड है, उनकी भी डेथ हो गई। केवल एक ही सर्वाइवल है अभी यहाँ पे, वो है कैप्टन वरुण सिंह जी, लेकिन अभी वो भी मतलब हॉस्पिटल में है, इंजरी है। तो ये पूरी घटना आप लोगों ने न्यूज़ में देखी होगी। ठीक है, अब सुनिएगा। जैसे कि हमारा इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी है, उनके एक एक चीफ होते हैं। चीफ के नीचे वाइस चीफ भी होते हैं। अगर हायरार्की में या सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो सीडीएस के केस में ऐसा सक्सेशन का कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अगर इंडियन आर्मी के जो हमारे चीफ हैं, हो सकता है उनकी अगर तबीयत खराब है, वो अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो उनकी जगह पे एज अ एक्टिंग जो वाइस चीफ होते हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है जब तक नए चीफ नहीं अपॉइंट हो जाते हैं। ऐसी हायरार्की चलती है, मतलब एक तरीके से सक्सेशन चलता है और सीनियर मोस्ट व्यक्ति को ही अपग्रेड किया जाता है। ऐसा एक हायरार्की अभी तक देखी गई है। लेकिन सीडीएस का जो सृजन है, इस पोस्ट को पहली बार ही तो बनाया गया था हमारे भारत में, तो यहाँ पर कोई भी सक्सेशन नहीं है। तो अब क्वेश्चन यही बनता है कि इस वैक्यूम को कैसे फिल किया जाएगा। हालांकि कैबिनेट ने कहा है कि विद इन अ वीक हम नया सीडीएस अपॉइंट कर देंगे और इसके लिए जो है वो मीटिंग्स भी कंडक्ट हो रही हैं। तो अनलाइक द पोस्ट ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स and Indian Navy, the line of succession is not drawn out for the CDS। मतलब कोई भी सेकंड कमांडर है ही नहीं विपिन रावत के बाद जो इस पोस्ट को संभालेगा। क्लियर है? क्योंकि जो सीडीएस होते हैं, सीडीएस का केवल एक ही काम नहीं होता है कि वो सीडीएस है, वो डुअल हेड होते हैं, मतलब उनके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं जिनके लिए वो काम करते हैं। जैसे कि द सीडीएस वॉट द परमानेंट हेड ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। तो जो सीडीएस होता है वो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी का भी हेड होता है। जब तक सीडीएस का पोजीशन नहीं था तब तक जो हमारे सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ थे वो ही एज अ चेयरपर्सन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को संभाला करते थे, तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट कराने का काम करते थे। लेकिन जब से सीडीएस का पद आया है तो सीडीएस ही जो होते हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में काम करते हैं। इसके लिए कि अब इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चल रही है, इसकी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग को या इस कमेटी को हेड करने वाले कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और यही कमेटी पिक करेगी कि नेक्स्ट भारत का सीडीएस
कौन होगा। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्ट्री होती है, इसके अलावा फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन सभी लोगों से मिलकर ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनती है और यही लोग जो है वो नेक्स्ट सीडीएस को पिक करेंगे और विद इन अ वीक अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है। अब किन किन वो पर्सन्स के बारे में हम देख लेते हैं, किन की पॉसिबिलिटी है कि वो नेक्स्ट सीडीएस बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है या कहीं पे भी ऐसा मेंशन है ही नहीं कि सीडीएस के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि जो हमारे तीनों सर्विसेज है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के जो चीफ है वो सीडीएस बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और सीनियरिटी के हिसाब से डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट पर्सन सीडीएस कौन होगा। बस कंडीशन ये है कि एज जो है शुड नॉट बी ओल्डर देन 65। एज जो है वो 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो तीनों जो हमारी सर्विसेज हैं उनके जो हेड है या चीफ हैं वो सीडीएस के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो सीडीएस होगा वो इंडिया का टॉप मिलिट्री ऑफिसर होगा जिसके पास मल्टीपल रोल होंगे। ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी होगा, मतलब डीएमए भी होगा। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एडवाइजर या प्रिंसिपल एडवाइजर होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का, वो भी होगा। डिफेंस मिनिस्टर से डायरेक्ट, मतलब एक ब्यूरोक्रेट की तरह भी, मिलिट्री के तरह तो काम करेगा ही और एक ब्यूरोक्रेट की तरह भी जो है वो सीडीएस काम करता है। ठीक है। परमानेंट चेयरपर्सन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का और डिफेंस मिनिस्ट्री के अभी प्रिंसिपल एडवाइजर होता है जो सीडीएस होता है। तो अगर हम इस हायरार्की की या इस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से अगला पर्सन जो है वो सीडीएस बन सकता है, तो उस सीनियरिटी में जो हमारे सामने नाम आता है कि जिनकी पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट सीडीएस बन सकते हैं, वो नाम है आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवरे जी का नाम है। क्यों? क्योंकि अभी 2022 में अप्रैल में, मतलब लगभग 5 मंथ का ही इनका टेन्योर बचा है और इसके बाद इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी और उसके बाद ये सीनियर मोस्ट भी हैं। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के जो नेक्स्ट सीडीएस हो सकते हैं वो आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवरे हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर है। दूसरी बात, एक और पर्सन यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं, वो है चेयरमैन ऑफ आईडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन ऑफ सीओएससी, जिनका नाम है एयर मार्शल BR कृष्णा। तो ये भी एक 3 स्टार रैंक के अधिकारी हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट सीडीएस ए भी हो। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि ये जो आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवरे हैं ये 4 स्टार ऑफिसर है और जबकि ये एयर मार्शल जो VR कृष्णन है ये 3 स्टार ऑफिसर है। तो अगर गवर्नमेंट को इन्हें सीडीएस बनाना है तो इनको अपग्रेड करके 4 स्टार में कन्वर्ट करके फिर सीडीएस बना सकते हैं। नहीं तो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिल सकता है कि एक 4 स्टार ऑफिसर एक 3 स्टार ऑफिसर की बातें क्यों सुनेगा। ये तो सीनियरिटी की बात आ जाती है ना अगेन। तो देखते हैं कि क्या होता है। आप यहाँ पे VR कृष्णा और एमएम नरवरे जी का फोटो देख सकते हैं। हो सकता है इनमें से ही कोई व्यक्ति एक जो है वो सीडीएस बन के निकले। अभी इस कमेटी में 1 हफ्ते के अंदर इस अनाउंसमेंट को कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अब सीडीएस की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक 4 स्टार जनरल रैंकिंग का अधिकारी होता है जो तीनों सेनाओं का हेड होता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। और मेरिट और सीनियरिटी के हिसाब से हम सीडीएस को डिसाइड करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कई सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ठीक है। ये एक डीएमए भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंदर सिक्योरिटी होता है। इसके अलावा ये चेयरपर्सन परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का और प्रिंसिपल एडवाइजर भी होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का। इसके अलावा तीनों सेनाओं को हेड करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ट्रेनिंग करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, लॉजिस्टिक इक्विपमेंट सप्लाई कराना, कम्युनिकेशन के लिए जो है वो काम कौन करता है, वो सीडीएस के द्वारा ही किया जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं तो बहुत ही लंबे समय से जो है वो सीडीएस की डिमांड होते जा रही थी। ये बात उस समय की है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और कारगिल का बैटल हुआ था। तो कारगिल की वॉर में हमने एक समस्या देखी कि हमारे जो तीनों सेनाएं हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन उनमें कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक तो हेड ऐसा होना चाहिए जो तीनों को ऑर्डर दे सके, कोऑर्डिनेट करा सके किसी भी वॉर की सिचुएशन में। तो कारगिल की बैटल के समय से ही लगातार सीडीएस की डिमांड उठ रही है और उसके लिए एक कमेटी भी 1999 में बनाई गई थी जिसका नाम था के सुब्रमण्यम कमेटी। लेकिन लोगों को यह भी तो डर था कि तीनों सेनाओं का हेड एक व्यक्ति है अगर, तो कहीं वो कल को कोई गलत पावर का उपयोग न करने पड़े। और बहुत सारा डिबेट था अपोजिशन के साथ भी, तो कभी इस बात को एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर 2012 में एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम है नरेश चंद्र कमेटी और उस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि हमको एक परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन वो भी एग्जीक्यूट उस तरीके से हो नहीं पाया। फिर फाइनली 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर ने
इंडिपेंडेंट डे की स्पीच में रेड फोर्ट में ये अनाउंसमेंट किया कि हम एक न्यू पोजीशन को क्रिएट कर रहा है जिसका नाम होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि लंबे समय से डिमांड में है। और फिर फाइनली 31 दिसंबर 2019 को जब रिटायरमेंट होने वाला था इंडियन आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत का, और इनको ये CDS का पद दे दिया गया, और 1 जनवरी 2020 से वो एज अ CDS काम कर रहे हैं। 62 ईयर की एज में इनका रिटायरमेंट हो गया था फ्रॉम द इंडियन आर्मी चीफ। मतलब इनके पास 3 साल का समय था कि 3 इयर्स, क्योंकि 3 इयर्स या फिर 65 इयर्स तक जो है कोई भी व्यक्ति जो है CDS के लिए काम कर सकता है। तो इनको अभी जो है वो समय था, मतलब 2023 तक का इनके पास समय था जब तक ये हमारे CDS बने रह सकते थे। तो वही लिखा है कि जनरल विपिन रावत जी ने 27 आर्मी चीफ के रूप में काम संभाला था 2016 में। उसके बाद 1 जनवरी 2020 से ये भारत के पहले CDS के रूप में काम कर रहे थे, और अभी इनका जो टेन्योर था वो मार्च 2023 तक चल रहा था, क्योंकि उनको 65 ईयर होने में अभी जो था वो समय था। ठीक है, तो और समय में रहते हुए ही हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ उसमें इनकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा है कि अब नेक्स्ट CDS कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विपिन रावत थे उनके काफ़ी वास्ट जो थे वो एजेंडाज थे। इन्होंने आर्मी में रिफॉर्म करने की कोशिश की और काफ़ी सारे एम्बिशियस टारगेट थे जो कि फुलफिल नहीं हो पाए। तो अब हमें यह देखना होगा कि नेक्स्ट पर्सन कौन होगा जो इनके टारगेट को फुलफिल कर पाएगा। सो विद इन अ वीक आपको नए CDS का नाम पता चल ही जाएगा। यहाँ पे कुछ 2 और फैक्ट है, देखिएगा। एयर चीफ मार्शल है जो VR चौधरी, जो कि हमारे IAF चीफ है। 30 सितंबर 2021 को ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये सीनियर मोस्ट की कैटेगरी में आते नहीं हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये CDS नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ एडमिरल R हरि कुमार है, इन्होंने भी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का जो कार्यभार संभाला है वो 30 नवंबर 2021 से संभाला है। मतलब ये दोनों ही न्यू अपॉइंटमेंट है। तो सीनियर मोस्ट जो है वो MM नरवरे का ही नाम आता है, जो कि रिटायर भी होने वाले हैं अप्रैल 2022 में। चलिए अब बात कर लेते हैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में। ये वो हेलीकॉप्टर था और क्रैश जिसका हुआ है MI-17V5 हेलीकॉप्टर। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि क्या खास बातें हैं इस हेलीकॉप्टर की, किसने इसे कंस्ट्रक्ट किया है, डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहली बात, MI-15V5 जो है वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाने वाला हेलीकॉप्टर है। ये केवल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं होता है, इससे डेलीगेट्स जाते हैं, VVIPs जाते हैं। इनफैक्ट हमारे जो कार्गो शिप की तरह भी हम इसको काम करते हैं। हमारे जो ट्रूप अगर हमें डिप्लॉय करनी है हिमालय रीजन में, सियाचिन रीजन में, तो हम अपने ट्रूप्स को भी डिप्लॉय करने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर का यूज़ लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। जो सुलूर एयरबेस है वो इन हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करता है। ठीक है, ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये सोवियत यूनियन के द्वारा, मतलब रशिया के द्वारा ये डिज़ाइन किए गए हैं, और ये एक्सट्रीम खराब जो वेदर क्लाइमेट होता है उसमें भी ये काम कर सकते हैं। नाइट विजन इसमें टेक्नोलॉजी होती है, पैराशूट्स होते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा कवर होता है, मतलब अगर क्या कहना चाहिए, अगर कोई इससे मिसाइल से इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करेगा तो इसमें कुछ वेव्स जनरेट होती हैं जो उनके टारगेट को मिसगाइड कर सकती। तो इस तरीके से बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये हेलीकॉप्टर था, जिसकी मैक्सिमम लोड जो था वो 13,000 किलोग्राम का था, और लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है वो फ्लाई कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट इसमें यूज़ किए गए हैं। ये ऑपरेट हो सकता है किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन में, क्लाइमेट कंडीशन में, डे एंड नाइट में, और एडवर्स वेदर सिचुएशन में ये जो है वो ट्रेवल कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। तो क्वेश्चन यही उठता है, जब ये इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो इसमें क्रैश कैसे हुआ। हालांकि ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है, तो बहुत जल्दी फिर बता दिया जाएगा कि टेक्निकल इश्यूज़ थी या फिर क्या कंडीशन हो गई थी जिसके कारण ये क्रैश कर गया हेलीकॉप्टर। तो ये रशिया मेड चॉपर था MI-17V5, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसमें डिग्निटीज मूवमेंट करते हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर भी इसमें मूव करते हैं। ठीक है, MI-17V5 जो है वो इस टॉप टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर है, जिसको फाइनल्स का बैच जो है वो इंडिया को 2018 में डिलीवर किया गया था बाय द रशियन। तो इन फेब 2016 रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया के द्वारा इस जो हेलीकॉप्टर सीरीज़ है इसको डिज़ाइन किया गया था, और 151 MI-17V5 हेलीकॉप्टर के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। इनको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा था? कजान हेलीकॉप्टर प्लांट के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। इसके अलावा रशिया से हमने बहुत सारे इक्विपमेंट को परचेस किया है। काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट हम रशिया से लगातार परचेस करते आ रहे हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे 110 यूनिट MI-4 की हैं, 128 यूनिट MI-8 की हैं, और 160 यूनिट हमने MI-17 की भी परचेस की हैं।
तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से ये काम करते हैं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है, मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी जो है वो 13,000 किलोग्राम्स है, ठीक है ना। सर्विंग सेलिंग 6,000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर की हाइट तक ये उड़ सकता है, तो इतना कोई इसमें रिस्क नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रेंज कितनी है, तो 675 किलोमीटर तक का ये फ्लाइट एक बार में कवर कर सकता है। तो ये इसकी कुछ टेक्नोलॉजी की विशेषताएं थी जो MI-17 V5 क्रैश हुआ है। तो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है अभी और कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स का या हेलीकॉप्टर का यूज़ कर रहा है, तो अगर हम बात करते हैं चिनूक के बारे में, तो चिनूक को भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, जो कि बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया एक हेलीकॉप्टर है। इसमें भी हैवी पेलोड को डिलीवर करने की और हाई एल्टीट्यूड में उड़ान भरने की क्षमता है। इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर का भी यूज़, AN-32 का यूज़ भी जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कुछ एयरक्राफ्ट है जो अभी भी हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रूप को डिप्लॉय करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेजर क्रैशेस के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारे इंडियन फोर्सेस या आर्मी के जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो जैसे अक्टूबर 2019 की ही बात करते हैं, तो नदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह जी थे और इनका प्लेन जो है वो पुंछ में क्रैश हो गया था। इसके अलावा जनवरी 2001 में अगर ब्रिगेडियर रमन सहगल जी की बात करते हैं और 5 अलग पर्सन, वैष्णो देवी वाला हिल जो है वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। नवंबर 1997 की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के रीजन में चीता जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसमें क्रैश हुआ था और उसमें बैठे हुए थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द डिफेंस NBN सोमू, इनकी भी डेथ हो गई थी और मेजर पायलट जो इसमें थे उनकी भी डेथ हो गई थी। अगर हम मई 1993 की बात करते हैं तो MI-17 जो हेलीकॉप्टर है वो भूटान में क्रैश हुआ था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद और उनकी वाइफ भी थी जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ मेजर क्रैशेस हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि जब बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर हेलीकॉप्टर, तो ये तो भारत की सिक्योरिटी पे भी सवाल उठता है। देखते हैं कि अब क्या यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के जरिए क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या रिजल्ट आते हैं। जैसे कोई रिजल्ट आएगा बिल्कुल हम आपके साथ आएंगे। अंत में जाते जाते 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि CDS का टेन्योर कितना होता है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आया होगा। हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग इशू के साथ मंडे को। थैंक यू।